हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कशन कराने वाला हूं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, जिसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 20 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन से, तो उसमें मैंने आप लोगों को फास्टनर के टॉपिक के ऊपर 20 क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिया है। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आप जो है एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर या फिर यूपी पीएससी एई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी एई या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की एई और जेई की तैयारी आप यदि कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, किसके अंदर? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला के द्वारा द रिलेशन बिटवीन डायामीटर ऑफ रिवेट होल, जो रिवेट होल का डायामीटर d जो mm में होता है एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट t इन mm इज़ गिवन बाय, तो जो अनविन फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो डायामीटर है रिवेट के होल का डायामीटर और प्लेट के थिकनेस के डायामीटर के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो जो रिलेशन बनता है वो क्या d इज इक्वल टू टी होता है, क्या d इज इक्वल टू 6.01 अंडर रूट टी होता है, क्या d इज इक्वल टू 2t होता है, क्या d इज इक्वल टू 2.6 रूट टी होता है। तो बच्चों अनविन का जैसे ही नाम आता है तो हम लोगों को कुछ पता चलता है कि हाँ ये कुछ रूट में था, ऐसा कुछ पढ़े थे। तो रूट में तो आपका ये और ये कोई आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, रूट में ये दो बचेंगे, तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज। दो रिवेट के बीच में बच्चों, दो रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवेट मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जैसे ये फोर्स की डायरेक्शन है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस लेंथ को, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? पिच बोलेंगे, गेज बोलेंगे, स्टैगर्ड पिच बोलेंगे या फिर एज डिस्टेंस बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? यदि आपको याद है तो बता दीजिए। तो याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करेंगे तो ऑलवेज उस डिस्टेंस को हम लोग गेज डिस्टेंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा तो उसको हम लोग गेज डिस्टेंस बोलेंगे, और यदि पैरेलल में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिच बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर ए प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज। एक स्क्वायर एज की प्लेट है और उसके लिए फिलेट वेल्ड की मैक्सिमम साइज जो है वो कितनी होती है? क्या 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ प्लेट होगा, 1/2 ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लेट होगा, या थिकनेस ऑफ प्लेट इटसेल्फ, जितना थिकनेस ऑफ प्लेट होगा उतना ही फिलेट वेल्ड लेंगे, या फिर 1.5 mm मोर देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, या फिर थिकनेस ऑफ प्लेट से 1.5 mm ज़्यादा लेते हैं? तो इसका आंसर जो है बच्चों ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो जो फिलेट वेल्ड की मैक्सिमम साइज होती है वो प्लेट के थिकनेस से 1.5 mm कम लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा जो भी लेक्चर यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके आप जो है मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम एज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल
टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज सेल नॉट बी लेस देन मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज डिस्टेंस सेल नॉट बी लेस देन। तो फ्लेम कट जो है बच्चों दो प्रकार का होता है, एक मशीन और एक होता है हैंड। तो 1.5 टाइम्स द डायमीटर होल डायमीटर, 1.7 टाइम होल डायमीटर, 2 टाइम होल डायमीटर, या फिर 1.5 टाइम द बोल्ट या फिर रिवेट के डायमीटर के बराबर होगा। कितना होगा बच्चों? तो फ्लेम कट यदि कर रहा है नियरेस्ट, तो आंसर इज 1.5 टाइम द होल डायमीटर। फ्लेम कट मीन्स बच्चों मशीन का होगा, हैंड से काटेंगे तो उसको 1.7 की तरफ जाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द थ्रॉट इन ए फिलेट वेल्ड इज, फिलेट वेल्ड के अंदर जो थ्रॉट होता है वो क्या होता है? लार्जर साइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ द फिलेट। क्या ट्राइंगल का जो लार्जर साइड है उसको हम लोग थ्रॉट लेते हैं? बच्चों ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ए फिलेट, क्या ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा उसको थ्रॉट बोला जाएगा। स्मॉलर साइज ऑफ द ट्राइंगल ऑफ फिलेट, क्या हम लोग ट्राइंगल के स्मॉलर साइज को कंसीडर करेंगे, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनस, किसको हम लोग थ्रॉट की तरीके से कंसीडर करते हैं? तो बच्चों थ्रॉट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनस, रूट से बेस से हाइपोटेनस के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग बच्चों कंसीडर करते हैं थ्रॉट थिकनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई, रिवेट की साइज जो है वो किसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई होती है, मतलब किसके थ्रू हमें पता चलता है कि आपको रिवेट की साइज जो है इतना ही लेना है? क्या डायमीटर ऑफ शैंक से पता चलेगा, या डायमीटर ऑफ द हेड से पता चलेगा, या लेंथ ऑफ शैंक से पता चलेगा, या शेप ऑफ हेड से पता चलेगा? किससे आपको पता चलेगा? तो बच्चों याद रखिए, डायामीटर ऑफ शैंक, शैंक डायमीटर से आपको पता चलेगा कि रिवेट की साइज जो है वो कितनी है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं शैंक, और इसको बोला जाता है हेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस फॉर द पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इन ए बियरिंग ऑन द रिवेट इज, मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का बियरिंग के अंदर मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस जो है वो कितना लेते हैं? याद रखिए बच्चों, बियरिंग के अंदर जो हम लोग लेते हैं वो मोस्ट ऑफ ज़्यादा ही होता है। तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट है, ठीक है, तो आंसर आपका मिल जाएगा बच्चों 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस फॉर द पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन है बट फील्ड रिवेट है, और बियरिंग के अंदर जो हम कंसीडर करेंगे आंसर आएगा 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट इन एक्सियल टेंशन। हैंड ड्रिवन रिवेट है लेकिन किस डायरेक्शन में चाहिए बच्चों? आपको एक्सियल टेंशन के अंदर चाहिए। तो हमें पता है कि एक्सियल टेंशन के अंदर सबसे कम होता है, तो आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, फिलेट वेल्ड की साइज जो है हमें किससे पता चलेगी? तो क्वेश्चन जो है बच्चों रिपीट हो गया है। साइज ऑफ द प्लेट से पता चलेगा क्या? साइज ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट से पता चलेगा? थ्रोट ऑफ द फिलेट से पता चलेगा? या लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, किससे पता चलेगा? जल्दी से बताइए आंसर। तो आंसर इज द साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए फिलेट। फिलेट का जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल की जो साइड होती है वो डिसाइड करेगा फिलेट वेल्ड की साइज को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायामीटर ऑफ ए रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायामीटर ऑफ द रिवेट बाय, हमेशा होल का डायामीटर जो है रिवेट के डायामीटर से बड़ा बनाया जाता है। तो कितना बड़ा बनाएंगे? तो याद रखिएगा बच्चों 2 mm जो है वो होल डायामीटर जो है रिवेट के डायामीटर से ज़्यादा होता है। कितना mm? 2 mm। आगे बढ़ते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन ए स्टील स्ट्रेस इज, स्टील स्ट्रेस में
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं? तो आंसर इज़ 1.15। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आरसीसी का है। आरसीसी के अंदर हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पढ़ते हैं। 1.15 जो है वो स्टील के लिए होता है और 1.5 जो है वो कंक्रीट के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a load is exerted on or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as। When जब load is exerted और transfer, जब लोड जो है ट्रांसफ़र होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस में कांटेक्ट के थ्रू, तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको बियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे? क्या उसको शियर स्ट्रेस बोलेंगे? क्या उसको बाइंडिंग स्ट्रेस बोलोगे? क्या उसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर मैं बता देता हूँ और ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जब कांटेक्ट के थ्रू जब किसी प्रकार का स्ट्रेस जनरेट होगा तो उस स्ट्रेस को हम लोग बियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The actual thickness of a butt weld when compared with the thickness of the plate is। प्लेट के थिकनेस के कंपैरिजन में बट वेल्ड की एक्चुअल थिकनेस जो है वो कैसी होती है? क्या वो कम होता है? क्या वो मोर और लेस कम या ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होता है? कितना लेते हैं? कितना लेते हैं जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, मोर मीन्स एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड। बट वेल्ड की जो एक्चुअल थिकनेस होती है वो प्लेट के थिकनेस के कंपैरिजन में क्या करेंगे हम लोग? ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज। ऐसा फिलेट वेल्ड जिसकी एक्सिस जो है वो अप्लाइड लोड के डायरेक्शन में लगेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको साइड फिलेट वेल्ड बोलेंगे, या फिर एंड फिलेट वेल्ड बोलेंगे, या फ्लैट फिलेट वेल्ड बोलेंगे, या डायगोनल फिलेट वेल्ड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब अप्लाइड लोड के डायरेक्शन के अंदर लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बच्चों हम लोग बोलेंगे साइड फिलेट वेल्ड। क्या बोलेंगे? साइड फिलेट वेल्ड। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रैकिंग रिवेट इन कंपैरिजन प्लेट taking rivet in compression plate exposed to weather have a pitch not exceeding 200 mm और टेकिंग रिवेट जो है कंप्रेशन के अंदर उसकी पिच जो है वो 200 mm से ज़्यादा नहीं होती है। पिच क्या होता है बच्चों? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि फोर्स के डायरेक्शन में दो रिवेट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोगों का आंसर क्या बनेगा? टेकिंग रिवेट की बात कर रहा है कि पिच जो है वो 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वो 8 टाइम द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट होगा? क्या वो 16 टाइम द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट होगा? क्या वो 24 टाइम द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट होगा? या फिर 32 टाइम द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट होगा? क्या होगा? तो आंसर बच्चों इसका बनेगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। द 16 टाइम द थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट मीन्स आउटसाइड प्लेट की 16 टाइम जो है टेकिंग रिवेट को हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो भी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपने स्टील के पहले वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन डिस्कशन करवाया है। बच्चों 20 क्वेश्चन का टारगेट में यदि आप हर दिन 20 क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेंड कीजिए, पहले थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चंस लगाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं क्या है। डायमीटर ऑफ ए रिवेट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस इज 16 mm गिवन बाय अनविन फार्मूला। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अनविन फार्मूला के बारे में बताया था। तो थिकनेस आपको दे दिया है तो कितना होता है 6.01 √t। ठीक है,
और टी आपको दिया है 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 करोगे तो 4 आएगा, 6 4 जा 24, तो 24 के करीब जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनविन फार्मूला जो है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रख लेना है। उस फार्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको उस फार्मूला को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फिलेट वेल्ड इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ़ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इज़। फिलेट वेल्ड जो है वो रिकमेंडेड नहीं करेंगे कि जब फ्यूजन फेस के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम होगा, ग्रेटर देन 120 होगा, लेस देन 60 डिग्री होगा, या फिर ग्रेटर देन 145 डिग्री होगा। तो 60 और 120 के बीच का जो एंगल होता है उसके लिए हम लोग फिलेट वेल्ड कंसीडर करते हैं बच्चों। तो आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 60 से कम होगा तो फिलेट वेल्ड जो है कंसीडर नहीं करेंगे। एंगल जो है, एंगल बिटवीन फ्यूज़न फेस, यदि दो फ्यूज़न फेस के बीच का एंगल 60 डिग्री से कम होगा तो वहाँ पे फिलेट वेल्ड नहीं लगाएंगे। 120 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भी फिलेट वेल्ड नहीं लगाएंगे। तो फिलेट वेल्ड के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक होना चाहिए। मतलब मिनिमम कितना होगा तो 60 डिग्री, मैक्सिमम कितना होगा तो 120 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इफ़ B इज़ द विड्थ ऑफ प्लेट एंड D इज़ द डायामीटर ऑफ द रिवेट। B जो है प्लेट की विड्थ है और D जो है वो डायामीटर है रिवेट का। देन द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट हैविंग डायमंड रिवेटिंग इज़ गिवन बाय। रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी और यदि डायमंड रिवेटिंग है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, क्या वो B माइनस डी अपॉन बी होगा, B माइनस डी अपॉन डी होगा, B माइनस 2D अपॉन बी होगा, B माइनस 2D अपॉन डी होगा? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा बच्चों। यदि आपको आ रहा है कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, B माइनस डी अपॉन बी। मीन्स बेस प्लेट की जो विड्थ है उसके में से डायमीटर ऑफ रिवेट माइनस करेंगे और विड्थ से उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसकी इफ़िशियंसी अपने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था तो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था तो उसको आपको याद रखना है। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं IMP लिख सकता हूँ। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में IMP मांगा करते थे ना कि सर IMP दे दीजिए, IMP दे दीजिए, तो उसी प्रकार से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं कि बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। बोल्ट जो है सूटेबल होता है क्या लेने के लिए, मतलब उसके ऊपर सियरिंग ले सकता है कि बियरिंग लेता है कि बेंडिंग लेता है कि सियर होता है। तो आंसर बच्चों ऑप्शन सी होगा, एक्सियल टेंशन। बोल्ट जो है वो एक्सियल टेंशन लेने में सक्षम होता है, मतलब आसानी से बोल्ट जो है वो टेंशन ले सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, फॉर स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रॉट थिकनेस इज़। 45 डिग्री फिलेट के लिए साइज़ ऑफ फिलेट और थ्रॉट थिकनेस का जो रेशियो है वो कितना कंसीडर करेंगे, तो आंसर इज़ √2:1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कशन करते हैं बच्चों इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट और बोल्ट होल मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस इज कॉल्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस के डायरेक्शन में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट और बोल्ट और होल डायरेक्शन के अंदर यदि आप लोग कंसीडर कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने खुद बताया था आंसर आएगा पिच आएगा। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बात करेंगे तो उसके हम लोग गेज की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डिज़ाइन ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट एज्यूम दैट। रिवेटेड जॉइंट की डिज़ाइन जो है उसके लिए हम लोग क्या एजम्पशन लेते हैं। रिवेटेड जॉइंट आप की डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए क्या एजम्पशन होता है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन द रिवेट इज़ अकाउंटेड फॉर। क्या आप बेंडिंग स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करोगे। रिवेटेड होल इज़ टू बी फिल्ड बाय रिवेट। रिवेटेड होल जो है वो रिवेट के द्वारा भरा हुआ होना चाहिए। द स्ट्रेस इन द प्लेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म।
द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज़ कंसीडर्ड, तो क्या डिज़ाइन के लिए कौन सा एजम्पशन लेना जरूरी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, द रिवेटेड होल इज़ टू बी फिल्ड बाय द रिवेट, रिवेट के द्वारा फील्ड होना चाहिए रिवेटेड होल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 तक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को करेंगे समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, रिवेट्स विच आर हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड आर नोन एज, पहले उसको हीट किया गया है, उसके बाद उसको फील्ड में उतारा गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट, कोल्ड ड्रिवन रिवेट, क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? इसका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। पहले उसको हीट किया गया, बाद में फील्ड में उतारा गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज अ डायमीटर ऑफ, ग्रॉस डायमीटर ऑफ ए रिवेट, रिवेट का जो ग्रॉस डायमीटर होता है उस डायमीटर किसका डायमीटर होता है? क्या वो कोल्ड रिवेट बिफोर ड्राइविंग, रिवेट आफ्टर ड्राइविंग, रिवेट होल, या नन ऑफ दिस, किसका होगा? तो आंसर इज ऑप्शन सी, रिवेट होल। ग्रॉस डायमीटर जो है वो रिवेट होल के डायमीटर को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन ए ग्रॉस एरिया ऑफ ए रिवेट एज रिकमेंडेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इज, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वर्किंग शियर स्ट्रेस जो है वो रिवेट के ग्रॉस एरिया के लिए कितना होगा? 785 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ है, और इस 25 क्वेश्चन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी दूसरे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को देखते हुए नोट्स बना सकते हैं, या फिर 1 से 2 बार, एक बार देखेंगे वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसी को आप बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, याद करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक आप वीडियो को समझ के नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो बच्चों, यदि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आपको एसएससी का पैटर्न तो पता ही होगा शायद। एसएससी में टेक्निकल जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इस नॉन टेक्निकल के पार्ट में 50 मार्क का तो रीजनिंग होता है, 50 मार्क का आपका जीके होता है। तो बच्चों, यदि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो एग्ज़ाम का डेट होगा वो 1 से 4 सितंबर के बीच में है। किस में है? 1 से 4 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप जो है अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए, तैयारी को कंटिन्यूअस करिए, नर्वस नहीं होना है बच्चों। एग्ज़ाम जो है देते रहिएगा, कभी न कभी एग्ज़ाम तो निकलेगा ही। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से नॉलेज ले सकें।